डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का एक बार फिर से सर्वोदय पब्लिक स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज अपन पढ़ेंगे संविधान में जो संशोधन हुए हैं वो क्यों हुए हैं, किस प्रकार से हुए हैं, उनके संबंध में। क्योंकि इससे पीछे वाली कक्षा में अपन ने देखा था कि संविधान संशोधन की प्रोसेस है वो भारतीय संविधान के अंदर किस प्रकार से है। जैसे अपन ने देखा था कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया का जो उपबंध है वो भारतीय संविधान के अंदर लिया गया है, वो लिया गया साउथ अफ्रीका से संविधान के आर्टिकल 368 के अनुसार। तो और उसके अंदर अपन ने देखा था एक तो साधारण संशोधन देखा था। साधारण संशोधन की अगर अपन बात करते हैं तो पार्लियामेंट के दोनों सदनों में साधारण बहुमत से पारित होने के बाद राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद वो संशोधन मान लिया जाता है। और विशेष उपबंध में अपन ने देखा था कि संसद के दोनों सदनों में उपस्थित व भाग लेने वाले सदस्यों के 2/3 सदस्यों का समर्थन आवश्यक था और उसके बाद राष्ट्रपति का अनुमोदन। और विशेष के अंदर जो सबसे हार्ड पार्ट था संविधान संशोधन का वो अपन ने देखा था कि संविधान संशोधन है वो राज्य के अंदर जो अपनी पार्लियामेंट है उस पार्लियामेंट के दोनों सदनों के कुल सदस्यों का 2/3 बहुमत के साथ आधे से अधिक राज्यों का समर्थन आवश्यक था। तो इस प्रकार से इतने प्रकार से संशोधन हो रहे हैं, जैसे साधारण हो गया, विशेष हो गया। और विशेष में भी सबसे डिफिकल्ट जो पार्ट है संसद के दोनों सदनों के कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत के साथ राष्ट्रपति का अनुमोदन और साथ में आधे से अधिक राज्यों का समर्थन। तो इस प्रकार की प्रोसेस अपन ने देखी थी। साथ में ये देखा था कि ये पावर है वो संशोधन करने की वो अपने पार्लियामेंट के पास है, संसद के पास है। तो अब तक के इतिहास में अगर अपन बात करते हैं तो 12 जनवरी 2019 तक के में अपने संविधान के अंदर लगभग 103 संशोधन हो चुके हैं। और इन संविधान संशोधनों का एक प्रकार से उद्देश्य यह नहीं है कि सत्ताधारी दल है वो अपनी राजनीतिक सोच के साथ वो संविधान के अंदर संशोधन कर रहा है, बल्कि उसका जो महत्वपूर्ण उद्देश्य है वो है कि वर्तमान जो ज़रूरत हैं उनको किस प्रकार से पूर्ण किया जाए, या वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति के हिसाब से अपने संविधान के अंदर क्या किए जाते हैं, संशोधन किए जाते हैं, नहीं कि सत्ताधारी दल के द्वारा अपने निजी हितों के लिए। और संविधान में पहली श्रेणी में तकनीकी और प्रशासनिक प्रकृति के संबंधित जो संशोधन हैं वो ही शामिल हैं। और भारतीय संविधान में अब तक अनुसूचित जाति व जनजाति के आरक्षण की अगर अपन बात करते हैं तो उन आरक्षण के संबंध में अब तक लगभग 5 बार संशोधन किया जा चुका है, परंतु उसमें मूल उपबंधों में अभी तक कोई अंतर नहीं आया है। यानी कि अगर अपन बात करते हैं SC ST की तो उनके संबंध में अगर अपन बात करें पार्लियामेंट के अंदर संविधान के आर्टिकल 313 और 332 यानी 320 के अंदर अगर अपन बात करते हैं तो उसके अंदर अपने अनुसूचित जाति के लिए उपबंध, और 332 के अंदर अपने राज्य की जो विधान मंडल है, राज्य की विधानसभाएं, उसके अंदर आरक्षण की बात की गई है। तो 320 के अंदर किसकी बात हो गई इसमें, यानी कि 330 और 332 आर्टिकल हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। संविधान के आर्टिकल 332 में संसद में अनुसूचित जाति जनजाति के लिए उपबंध किए गए हैं। यानी संविधान के अनुच्छेद 330 के अंदर संसद में SC ST के लिए और 332 में राज्य विधानसभाओं में SC ST के लिए जो उपबंध किया गया है। क्योंकि अपन अच्छे से जानते हैं संविधान के आर्टिकल 15 में राज्य है जाति धर्म लिंग समुदाय आदि के आधार पर किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करता। तो भारतीय संविधान में अनुसूचित जाति और जनजाति के आरक्षण संबंधी उल्लेख है वो संविधान के आर्टिकल 330 यानी 330 में तो किस में है, अपनी पार्लियामेंट संसद के अंदर है। और 332 के अंदर किसके अंदर है, राज्य विधानसभाओं में आरक्षण की बात कही गई है। और इसमें काफ़ी संशोधन भी किया जा चुका है, जैसे लगभग 5 बार संशोधन हो गया है, लेकिन मूल रूप में अभी कोई संशोधन नहीं हुआ है। और मूल संविधान के अनुसार भारतीय संसदीय व्यवस्था में राष्ट्रपति सामान्यतः मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार ही कार्य करता है। यानी राष्ट्रपति स्वयं अपनी इच्छा से कार्य नहीं करता, किसकी अनुशंसा के हिसाब से कार्य करता है, मंत्रिपरिषद।
और भारतीय संविधान में बुनियादी संरचना के सिद्धांत को अत्यधिक महत्व दिया गया है और संसद तथा न्यायपालिका के मध्य संवैधानिक संशोधनों को लेकर अनेक बार क्या हुआ है, मतभेद भी हुआ है। यानी पार्लियामेंट यानी कि अपने संविधान के अंदर व्यवस्थापिका की, कार्यपालिका की, न्यायपालिका की अलग अलग शक्तियाँ विद्यमान हैं, या अपन कह सकते हैं अलग अलग शक्तियों का बंटवारा किया गया है अपने पार्लियामेंट के मध्य में, या अपन कह सकते हैं जिसको व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य में शक्तियों का विभाजन स्पष्ट तौर पे अपने संविधान के अंदर किया गया है। और संविधान में बहुत से ऐसे संशोधन हैं जिन्हें राजनीतिक दलों की आपसी सहमति का परिणाम है वो भी माना जाता है। तो इसी के हिसाब से अगर अपन बात करते हैं तो संविधान की मूल संरचना तथा उसका विकास है वो किस प्रकार से हुआ है। तो संविधान की मूल संरचना के सिद्धांत ने भारतीय संविधान के विकास को बहुत अधिक प्रभावित किया है। केशवानंद भारती बनाम विवाद अगर अपन बात करते हैं 1973 का, जो केरला में था, ये निर्धारित हो चुका है कि भारतीय संसद संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकती। और ये बात आपको मैंने विस्तार से अपने जब फंडामेंटल राइट्स पढ़े थे, मूल अधिकार देखे थे, उस समय आपको मैंने बताया था कि केशवानंद भारती बनाम विवाद जो 1973 को आया था और केरला से संबंधित था, इस विवाद में स्पष्ट हो गया कि भारतीय जो पार्लियामेंट है वो अपने भारतीय संविधान के अंदर संशोधन कर सकती है, लेकिन जो अपने संविधान का मूल ढांचा है या अपन कह सकते हैं जो मूल प्रारूप है उसमें किसी भी प्रकार का कोई संशोधन नहीं कर सकती। और संविधान की मूल संरचना का सिद्धांत स्वयं में ही एक जीवित संविधान का क्या है, उदाहरण है। और बुनियादी संरचना के सिद्धांत से संविधान की कठोरता और लचीलेपन का जो संतुलन है वो और भी क्या हुआ है, ज़्यादा मजबूत हुआ है। यानी संशोधन के आधार पर ही अपने संविधान को कठोरता और लचीलेपन का जो एक लक्षण अपने सामने दृष्टिगोचर हो रहा है, या अपन कह सकते हैं अपने संविधान के अंदर जो कठोरता और लचीलेपन का जो सम्मिश्रण है वो एक प्रकार से अपने संविधान संशोधन को लेकर है। जो लचीलेपन का प्रारूप है वो लिया था अपने ब्रिटेन के संविधान से प्रेरित होकर, और जो कठोरता सूचक है वो लिया था यूएसए अर्थात संयुक्त राज्य अमेरिका से। यानी जो साधारण संशोधन होता है वो लचीलेपन का है, और जो विशेष उपबंध होता है जिसमें संसद के दोनों सदनों के कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत के साथ आधे से अधिक राज्यों का समर्थन व राष्ट्रपति का अनुमोदन जिसमें आवश्यक होता है वो विशेष के अंतर आता है, जो किसका सूचक है, कठोरता का है। और साधारण संशोधन होता है वो किसका है, लचीलेपन का है। तो ये कठोरता और लचीलेपन की जो एक बुनियादी संरचना है अपने संविधान की, वो इसके माध्यम से और भी ज़्यादा क्या हुई है, मजबूत हुई है। अब बात करते हैं अपने संविधान की समीक्षा के संबंध में। तो सन 2000 में भारत सरकार ने संविधान के कामकाज की समीक्षा के उद्देश्य से उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश श्री वेंकट चले के अध्यक्षता में एक आयोग बनाया था, और उसमें जो अध्यक्ष नियुक्त किया था वो किया था श्री वेंकट चलैया को। और इन्होंने ये अपने संविधान की एक प्रकार से समीक्षा की थी, जो सन 2000 में एक आयोग का गठन किया जिसका उद्देश्य था अपने संविधान की समीक्षा करना और संविधान के समक्ष यानी अपन कह सकते हैं कि संविधान की समझ को बदलने में न्यायिक व्याख्याओं में अहम भूमिका रही है। क्योंकि जब भी अपने किसी भी नियम कानून या विधि के निर्माण में और में की असमझ की स्थिति उत्पन्न होती है तो उस संविधान में उल्लेखित नियम कानूनों की व्याख्या करने का काम है वो किसका है, न्यायपालिका का है। और नौकरियों की अगर अपन बात करते हैं, नौकरियों और शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण सीमा तय करने के संबंध में उच्चतम न्यायालय ने फैसला दिया है कि आरक्षित सीटों की संख्या सीटों की कुल संख्या से आधे से अधिक नहीं हो सकती। यानी कि जितने भी SC ST OBC और उनको सबको जो आरक्षण मिल रहा है उसमें आरक्षण के संबंध में संविधान ने स्पष्ट प्रावधान किया गया है। और इसी के संबंध में जो हिंदुस्तान का अपना सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने भी स्पष्ट किया कि किसी भी सरकारी नौकरी में या जो शैक्षिक संस्थाएं हैं उनके अंदर जो कुल सीटें आती हैं उन सीटों में 50% से अधिक जो है वो आरक्षण की सीटें नहीं होनी चाहिए। यानी 50 से कम रहनी चाहिए, आधे से अधिक किसी भी सूरत में कोई आरक्षित सीटें नहीं होगी। सामान्य के लिए सीटें रहेगी 50% और 50% तक आरक्षण की व्यवस्था हो सकती है ताकि जो पिछड़ा वर्ग है उनका उत्थान किया जा सके। और न्यायपालिका ने शिक्षा, जीवन, स्वतंत्रता और अल्पसंख्यक समूहों की संस्थाओं की स्थापना तथा उसके प्रबंधन के हथियारों के उपबंधों में औपचारिक रूप से
कई संशोधन भी किए हैं। यानी कि इस संबंध में बिल्कुल स्पष्ट है कि शिक्षा के क्षेत्र में अगर अपन बात करते हैं लिबर्टी यानी स्वतंत्रता की बात करते हैं, अल्पसंख्यक जो समूह है उनकी अगर अपन बात करते हैं तो उनके संबंध में विभिन्न संस्थाओं की स्थापना तथा उसके प्रबंधन के अधिकारों के संबंध में भी एक प्रकार से अनौपचारिक रूप से कई बार क्या हो चुका है, अपने संविधान के अंदर संशोधन हो चुका है। और न्यायालय के आदेशों की भी संविधान की विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, क्योंकि अपन अच्छे से जानते हैं सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या न्यायालय के जितने भी आदेश होते हैं उनको मानना क्या होता है, कंपलसरी होता है। अगर कोई नहीं मानता है तो उसके ऊपर न्यायालय द्वारा अवमानना केस जारी किया जा सकता है। और इसी संबंध में अपन कह सकते हैं कि अपने संविधान एक जीवित दस्तावेज है, क्योंकि ये एक जीवित प्राणी की तरह समय समय पर उत्पन्न होने वाली परिस्थितियों के अनुरूप कार्य करता है। यानी कि एक प्रकार से ये मृत अवस्था में नहीं है, या अपन कह सकते हैं कि ये स्थिर अवस्था में नहीं है। आवश्यकता के अनुसार इसमें क्या किया जा सकता है, बदलाव किया जा सकता है अपनी परिस्थिति एवं समय के अकॉर्डिंग। और इस संबंध में अगर अपन बात करते हैं तो भारतीय राजनीतिक संस्थाओं उनको लोगों के प्रति एक प्रकार से उत्तरदायित्व होना चाहिए और एक दूसरे के साथ मिलकर चलना चाहिए, ताकि हिंदुस्तान को विकास के पथ पर आगे आसानी से अग्रसर किया जा सके। तो इस संबंध में संविधान की समीक्षा के संबंध में भी अपने को ये बातें ध्यान रखनी है कि अपने संविधान में समय समय पर जो बदलाव हुए हैं और वे उनकी समीक्षा के लिए 2000 के अंदर सुप्रीम कोर्ट का जो सेवानिवृत्त न्यायाधीश था श्री वैकेंट चलैया, उसकी अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया और जिसका कार्य था संविधान की समीक्षा करना। और इस जो आरक्षण की बात आती है, क्योंकि जो पिछड़ी जातियां हैं और उनके उत्थान के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है, तो सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि आरक्षण जो सीटें होती हैं, चाहे वो नौकरियों में हो या फिर शैक्षणिक संस्थाओं में हो, उसमें 50% यानी आधे से अधिक नहीं होनी चाहिए। और न्यायालय में अपन अच्छे से जानते हैं, न्यायपालिका ने स्पष्ट किया है कि शिक्षा और जीवन स्वतंत्रता और अल्पसंख्यक समूह के संबंध में एक प्रकार से उनके उत्थान के लिए संस्थाओं की स्थापना और प्रबंधन के संबंध में भी अनेक प्रकार के अपने संविधान के अंदर जो संशोधन हुए हैं उनके संबंध में भी व्याख्या की है। और न्यायालय में आदेशों की भी संविधान की विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इस तरह अपन कह सकते हैं संविधान में समय समय पर आवश्यकता के अकॉर्डिंग क्या हुआ है, बदलाव हुआ है, जिसको अपन कह सकते हैं कि भारतीय संविधान एक जीवित दस्तावेज है, जिसमें एक जीवित प्राणी की तरह क्या करता है, ये कार्य करता है, क्योंकि इसमें समय के अनुसार या अपन कह सकते हैं आवश्यकता के अनुसार समय समय पर इसकी जो स्थिति है उसमें क्या हुआ है, बदलाव हुआ है विभिन्न संशोधनों के द्वारा। और अपने जो संविधान है वो अपनी इस गतिशीलता के कारण और जो विभिन्न व्याख्या है, क्योंकि संविधान की व्याख्या करने का काम है वो किसका है, न्यायपालिका का है, जिसमें खुलेपन एवं बढ़ती परिस्थितियों के अनुसार इसमें परिवर्तनशीलता की जो विशेषताओं का कारण है वो बहुत ही ज़्यादा क्या रहा है, प्रभावशाली रहा है। तो इसके संबंध में अपन ने आज ये संविधान की समीक्षा की बात की है, संविधान में जो संशोधन है उनके संबंध में बात की है, और साथ में ही अपन ने ये इतने संशोधन क्यों हुए हैं और संविधान के मूल ढांचे में किस प्रकार से संशोधन की बातें कही गई है, ये सब की सब बातें अपन ने देखी है। इससे आगे की कक्षा में अपन देखेंगे जो न्यायपालिका का जो संविधान के समक्ष और अपने हिंदुस्तान के समक्ष अगर अपन बात करते हैं तो उसका योगदान क्या रहा है, राजनीतिज्ञों की जो परिपक्वता है वो क्या है, और वो लास्ट में उनका जो निष्कर्ष अपने सामने आता है वो किस प्रकार से रहा है, इसके बारे में पढ़ेंगे अपन आगे की नेक्स्ट कक्षा में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।